साथ मैं हूं प्रिया खरे और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में चुनाव के बीच आज कुटुंबा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली हुई, जहां उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों के ऊपर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश 20 साल से सरकार में है, लेकिन उन्होंने बिहार के लोगों को मजबूर यानी मजदूर बना दिया है। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है, लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती, फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं, मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है, सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा, जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में। और ऐसा हिंदुस्तान हमें तो नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें खुशी है। जैसे मैंने कहा था, नफरत वाला हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से यहां पे नीतीश जी की सरकार है, पूरे देश में बिहारी मजदूरी करते हैं। यस सर, करते नहीं करते? मतलब मैं लद्दाख गया था, बर्फ, सर्दी, बर्फ, वहां पे कौन सड़क बना रहा था? बिहार के लोग। मुंबई में बड़ा सा पुल बना, किसने बनाया? बिहारियों ने। वो जम्मू कश्मीर में बड़ी से बड़ी टनल बनी, किसने बनाई? बिहारियों ने। असम में सड़क बनती है, कौन बनाता है? बिहारी बनाते हैं। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? जब दुनिया की सबसे अब बिजनौर से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां थाना धामपुर क्षेत्र के रेलवे माल गोदाम के सामने एक व्यक्ति की मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के परिजन घटना से गहरे सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोग इस सड़क हादसे को लेकर चिंता जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। और बांसवाड़ा राजस्थान नेशनल हाईवे 927A पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 927A के अगरपुरा बाईपास पर मंगलवार सुबह करीबन 9 बजे एक भयानक सड़क हादसा हुआ। घटना में सीमेंट से भरे ट्रॉले और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉल के 2 टुकड़े हो गए और वो पलट गया, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि कार में सवार दंपत्ति बाल बाल बच गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलत तरीके से बनी क्रॉसिंग और बाईपास डिजाइन के कारण ये क्षेत्र खतरनाक साबित हो रहा है और उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बेड़ी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रशासन ने सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी अवैध दरगाह को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। सिंचाई विभाग ने पहले ही मजार संचालकों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने पर प्रशासन ने खुद मोर्चा संभाला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच यह अवैध निर्माण हटाया गया। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि अब निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि सरकार किसी भी तरह के अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के मूड में है, चाहे मामला धार्मिक स्थल का ही क्यों न हो। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर ये धार्मिक संरचना बनी हुई थी, जिसके संबंध में सिंचाई विभाग के द्वारा इसको 16 अक्टूबर को नोटिस दिया गया था। 15 दिन का नोटिस था और इनसे ये कहा गया था कि इसके संबंध में जो भी अपना पक्ष ये रखना चाहे वो उनके डिपार्टमेंट में आके रख सकते हैं। लेकिन हमें ये बताया गया कि इनके द्वारा अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया, ना ही कोई पेपर दिखाया गया। और चूंकि नोटिस का जो पीरियड था वो पूरा हो गया था, तो आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये हमारी दोनों नहरों के बीच में जो कॉमन बैंक की भूमि है, इस पर मजार बनी हुई थी। हमारे कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा पेट्रोलिंग के समय इन लोगों को अवगत कराया गया, परंतु इनके द्वारा मजार नहीं शिफ्ट की गई। 16 अक्टूबर को हमारी टीम के द्वारा इनको नोटिस दिया गया ऑफिस के द्वारा। उसके उपरांत भी इनके द्वारा न नोटिस का कोई जवाब दिया गया, न नोटिस पर कोई आपत्ति की गई और मजार को भी शिफ्ट नहीं किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो 15 दिन की अवधि होती है, उसके उपरांत भी 4-5 दिन का वेट किया गया, परंतु कोई कार्रवाई इन लोगों के द्वारा नहीं की जाने पर आज अतिक्रमण को हटाया गया है। हमें न तो लिखित रूप में न मौखिक रूप में किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी आपत्ति से, किसी भी सूचना से अवगत नहीं कराया गया। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी समिति संघ लिमिटेड के सभापति वीरू साहनी ने एक दिवसीय दौरे पर विकास भवन सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों को विभिन्न कमियों और इस कमी को किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से सुधारा जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जिले के फरियादियों को उनकी जो समस्याएं हैं उसे भी सुना गया और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। मीडिया से बातचीत में वीरू साहनी ने कहा कि ये उनका जनपद में पहला दौरा है और उन्होंने कई समस्याएं पाई हैं, जिन्हें जल्द ही निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार चल रहा है और इसके अलावा कहा कि अब तक 45 से अधिक जनपदों का दौरा कर मछुआ समाज की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। इस बैठक से क्षेत्र में सरकारी कार्रवाई और सेवा में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है और अब कहीं ना कहीं इसे सही और सरल रूप में देखा जा रहा है। आज आपके जनपद में हम पहली बार आए हैं और आपके जनपद के
विभागीय समीक्षा बैठक हमने पहली बार किया है और यहाँ जो भी समस्याएं मेरे सामने आई हैं उसको हम लोग बहुत जल्दी उसका निस्तारण करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ये समीक्षा बैठक चल रहा है। लगभग अभी 45-46 जनपदों का हमने दौरा किया है कि प्रदेश में किस प्रकार की क्या समस्याएं हैं हमारे मछुआ समाज के लिए और कैसे हम लोग उनके हित में अच्छा कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और हर जनपद से हम लोग सुझाव भी ले रहे हैं ताकि मत्स्य विभाग और मछुआ समाज के लिए या मत्स्य व्यवसायी जो भी हैं उनके लिए अच्छा हम लोग कार्य करें। आज आपके जनपद में हम पहली बार आए। कौशाम्बी से खबर है, जहां कड़ाधाम के मां शीतला मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा भरा गया चढ़ाया गया दूध सड़क पर बहता नजर आया। ये स्थिति पाइपलाइन में ब्लॉकेज के कारण उत्पन्न हुई, जिससे स्थानीय लोग काफी नाराज नजर आए। मंदिर समिति के जिम्मेदारों का इस मामले में लापरवाही भी सामने आई है। श्रद्धालु अपनी आस्था निभाने आए थे, लेकिन इस वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने समस्या के समाधान की मांग उठाई है। प्रशासन और मंदिर समिति से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले की निगरानी भी की जा रही है। बांदा से बड़ी खबर है, जहां अतिवृष्टि के कारण किसानों के धान की फसल बुरी तरह बर्बाद हो गई। जोरही गांव में सैकड़ों किसान अपने खेतों में लगभग 80% फसल नुकसान होने के बाद डीएम कार्यालय पहुंचे और मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई। किसानों ने सीधे ही 5 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड माफ करने की मांग भी उठाई है। खराब धान की फसल ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी है और वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य जरूरी खर्चों के लिए किसान अब मजबूर स्थिति में आ गए हैं। जिला अधिकारी से किसानों ने राहत पैकेज की मांग उठाई और जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद जताई है। प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। हमारी यह है कि धान की फसल दैवीय आपदा में और नहर से जो है त्रस्त होकर के हमारी खेतों की ये दुर्दशा है। बताइए, हमको जो है बच्चे भी पढ़ाना है, घर का खर्च भी करना है, तमाम क्रेडिट कार्ड है वो वसूली बराबर चालू है, चाहे सोसाइटी हो चाहे बैंक हो, बैंक हो, चाहे हम लोग बताइए श्रीमान जी क्या कर सकते हैं। नहर भी आ गई, नहर भी छोड़ दिया। अच्छा, कितने किसान हैं आप लोग जिनकी फसलें खराब हो गई? हमारे यहाँ पूरे गांव में सर्वे करवाया जाए, पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में हमारी वो दुर्दशा है। और उनकी जो समस्या है, 80% धान की फसल बेमौसम बरसात से नष्ट हुई है। उनकी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है 5 लाख तक का किसान क्रेडिट माफ किया जाए। जो बेमौसम बरसात से फसल नष्ट हुई है उसमें 80% मुआवजा दिया जाए। और जो हमारे खाद वितरण में परेशानी आती है उस परेशानी को दूर किया जाए, खाद वितरण की समस्या का निदान किया जाए और जो कोऑपरेटिव के जो है ऋण है उनको माफ किया जाए। हमारी यह है कि और चित्रकूट से बड़ी खबर है, जहां नवंबर के यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ हो गया है। शहर के बस स्टैंड करवी में आयोजित कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क नियम के प्रति जागरूक किया। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रशासन का मकसद सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति सजग करना है। पूरे माह यातायात पुलिस और परिवहन विभाग कई जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में व्यापारियों और आम नागरिकों को भी सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। छात्रों के द्वारा निकाली गई रैली शहर में जागरूकता फैलाने का प्रमुख माध्यम बनी। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। देखिए, यातायात सुरक्षा जो है वो एक बेहद इम्पोर्टेंट बिंदु है और सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सभी नागरिकों में एक जागरूकता रहे कि हमें जो ट्रैफिक नियम है उन सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, चाहे वो आपकी सीट बेल्ट संबंधी हो, हेलमेट संबंधी हो, स्पीड लिमिट के संबंधित हो, किस दिशा में ट्रैवल करना है उस संबंधित हो। तो सभी नियमों की जागरूकता जो है इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और सभी बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाता है कि वो बचपन से ही जो है वो इस संबंध में जागरूक रहें। साथ साथ जो हमारी तरफ से ये भी ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं
जहाँ पे निरंतर इस प्रकार के एक्सीडेंट्स को देखा जा रहा है, उन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है और उनमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, वहाँ पे चाहे साइनेजेस लगाना हो, डिवाइडर्स लगाने हो, या किस तरीके से जो है वहाँ पे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक्सीडेंट्स को, उन चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस हर वर्ष नवंबर माह को यातायात जागरूकता माह के रूप में मनाती है। जागरूकता यातायात सुरक्षा के लिए एक अहम हिस्सा है, इसी नाते ये आयोजन होता है और इसमें हम लोग विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं। जो हमारे यातायात से जुड़े हिस्से हैं, जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, टेम्पो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, इनसे भी गोष्ठियाँ करते हैं। आम नागरिक, संभ्रांत नागरिक और जनप्रतिनिधिगण, जिनका कि समाज में कहीं न कहीं उनके बात का लोग वजन रखते हैं, उनके बीच जाते हैं। कुल मिलाकर के पूरा प्रयास ये होता है कि लोगों को हम जागरूक करें कि इन्फोर्समेंट के भय से नहीं, कि हमारा चालान हो जाएगा इस डर से नहीं, बल्कि अपने अंदर आत्मानुशासन पैदा करके अगर यातायात नियमों का पालन करेंगे तो ये उनके लिए भी, समाज के लिए, देश के लिए लाभदायक। कासगंज के कस्बा सहावर से बड़ी खबर है, जहां एमआरएफ सेंटर चालू होने के बाद भी कूड़ा निस्तारण योजना ठप पड़ी है। नगर से प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े को अब सड़कों और खाली प्लॉटों में फेंका जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की मशीनें खरीदी गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने उन्हें चलाने में देरी की। मशीनों की फिटिंग और बिजली कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, फिर भी रिसाइकलिंग और जैविक खाद बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। स्थानीय ईओ अजय कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कूड़े के ढेरों से निकलने वाली दुर्गंध और मच्छरों के कारण लोग परेशान हैं। इस अव्यवस्था ने स्वच्छ भारत मिशन की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर पंचायत का कूड़ा आता है हमारे नहर पर नहीं पड़ता है, यहाँ पड़ता है। हम लोग मजदूर है, मतलब यहाँ काम करते हैं, हमको गंदगी महसूस होती है, इसलिए कूड़ा वहाँ पड़ना चाहिए। यहाँ पर सड़क पर कूड़ा डाल दिया जाता है नगर पंचायत सहावर से। अच्छा, यहाँ पे डाला जाता है? हाँ, यहाँ पर डाला जाता है। ये गंदगी बहुत ज्यादा पड़ी है, इसके लिए हट जाए तो बढ़िया बात है। बदबू आती है बहुत ज्यादा। अच्छा, कहाँ से आता है ये इतना कूड़ा? ये सावर से आता है, मार्केट से। और कहाँ से आएगा? अच्छा अच्छा, बताया ये भी गया है कि इसका सेंटर वहाँ भी बनाया गया है। सेंटर बना, वहाँ जाते नहीं लोग, जल्दी के चक्कर वहीं डाल के भाग जाते हैं। जल्दी के चक्कर में? हाँ, मेरे कुत्ता पड़े हैं मरे हुए, यहाँ पर बदबू आती है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं यहाँ पर गंदगी ना हो तो और अच्छी बात है। साहब जो इमारत बना है वहीं पे हमारे शहर का कूड़ा जाता है, लेकिन कुछ शिकायत प्राप्त हुई कि कूड़ा इमारत में ना जाके कुछ कर्मचारी हैं जो इधर उधर कहीं ले जाके फेंक देते हैं। ये संज्ञान में है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर पंचायत का कूड़ा आता है हमारे नहर पर नहीं पड़ता है, यहाँ पड़ता है। हम लोग मजदूर है, मतलब यहाँ काम करते हैं, हमको गंदगी महसूस होती है, इसलिए कूड़ा वहाँ पड़ना चाहिए। यहाँ पर सड़क पर कूड़ा डाल दिया जाता है नगर पंचायत सहावर से। अच्छा, यहाँ पे डाला जाता है? हाँ, यहाँ पर डाला जाता है। ये गंदगी बहुत ज्यादा पड़ी है, इसके लिए हट जाए तो बढ़िया बात है। बदबू आती है बहुत ज्यादा। अच्छा, कहाँ से आता है ये इतना कूड़ा? ये सावर से आता है, मार्केट से। मोदी नगर के विभिन्न कॉलोनियों में बंदरों के आतंक से लोगों में खौफ व्याप्त है। आदमखोर बंदरों से परेशान स्थानीय लोगों ने मंगलवार को विभिन्न कॉलोनियों में हल्ला बोल जुलूस निकालकर विरोध जताते हुए आदमखोर बंदर को पकड़ने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बबली गुर्जर ने बताया कि पिछले करीबन 1.5 महीने से नगर के विभिन्न कॉलोनियों में आदमखोर बंदरों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बबली गुर्जर ने कहा कि सीकरी खुर्द के आसपास स्थित कॉलोनियों में आदमखोर बंदर अभी तक 100 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाकर घायल कर चुके हैं। डॉक्टर बबली गुर्जर का आरोप है कि प्रशासन से इस संबंध में कई बार लिखित शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है और इसका खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर बबली गुर्जर का यह भी कहना है कि कॉलोनी में आदमखोर बंदरों का इस कदर आतंक है कि कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन के द्वारा इन बंदरों को पकड़ने के लिए मुहिम नहीं चलाई गई तो तहसील मुख्यालय पर शहर के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। देखिए, ऐसा है, बहुत गंभीर समस्या है और मैं समझता हूं कि यहां से लेके लखनऊ तक इस बात की सभी जानकारी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे और चैनलों पे
और हमारी जितनी भी प्रिंट मीडिया है, जितने अखबार है, सब में लगातार खबर चल रही है। पिछले 1.5 से 2 महीने से यहाँ एक बहुत आत्मघाती बंदर इस एरिया में है और वो लगातार रोज़ाना बहुत सारे लोगों को घायल कर रहा है। लगभग 100 लोगों को घायल कर चुका है। हम तमाम कितनी बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। हम तहसील में भी कई बार हम सब लोग गए हैं इकट्ठा होकर। अभी 5 दिन पहले भी हम लोग तहसील में गए थे और इतने लोग घायल हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल जिस 2 लोगों को जो बंदरों ने खाया, एक लड़का मेरठ भर्ती है और एक लड़का दिल्ली भर्ती है। उससे पहले 10-12 लोग तो ऐसे हैं जो खाट से नहीं उठ पा रहे हैं। एक लड़के के दोनों हाथ खराब हो गए हैं और हाथ वाले तो बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पूरी तरह खराब कर दिए बंदर ने। अब तक देखिए ऐसा है बहुत गंभीर। थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक गर्भवती महिला को कथित तौर पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद उसे फोन पर 3 तलाक भी दे दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पति समेत 5 ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रायपुरी गांव निवासी अजरूना ने पुलिस को बताया कि 1.5 साल पहले उसका निकाह अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के हिदायतपुर चौहड़वाला निवासी नाजिम से हुई थी। अजरूना के अनुसार निकाह के बाद से ही उसके ससुराल वाले उस पर 4 लाख रुपए और एक कार की मांग कर रहे थे, यानी दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी ना होने पर पति नाजिम, सास खुर्शीदा, ससुर शमीम, भांजा शुएब और जेठ वसीम ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके गले में रस्सी डालकर गला घोटने की कोशिश भी की, जिससे उसके गर्भवती होने के कारण हालत और भी बिगड़ गई। अजरूना की बिगड़ी हालत को देखते हुए उसके मायके वालों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान उसके पति ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर फोन पर उसे 3 तलाक दे दिया। ये हमारी बहन की शादी 7-8 साल पहले मनव्वर सनोफ मोहम्मद यूनुस से हुई थी जी। उन्होंने कई दफ़ा पहले भी मेरी बहन के साथ में मारपीट की और घर से निकाला है जी। अब जो है उसने इसको मारपीट करके बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कल कर ली है और आज हमारी बहन के साथ मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। कैसी कंडीशन है आपकी बहन की? बहन की कंडीशन बहुत ख़राब है। हम उसे अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, मेडिकल कराते। थाने दोबारा कोई कार्रवाई हुई? 8 महीने की प्रेग्नेंट है और इसी के चक्कर में उसके साथ मारपीट हुई तो पेट में शायद चोट लगी है बच्चे के। किस किस ने मारपीट करी आपको कुछ पता है? मारपीट बहन राबिया है और जेठानी सानिया और उनकी सास है जमीरन। ये जो है तीनों कई दफ़ा मारपीट कर चुकी हैं पहले। कितने बच्चे हैं इनके? इनके बच्चे 2 हैं और 2 दफ़ा इनका अबॉर्शन करवा चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 TV। नमस्कार।